क्लॉसियस असमानता। एंट्रोपी परिवर्तन की जो एक समीकरण है ds बराबर डी क्यू रिवर्सिबल बटे टी। ये जो ds है ये एंट्रोपी परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा है, ये वह ताप है जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है। ये समीकरण है वो दोनों समानता को दिखाती है। समानता का मतलब ये है कि ds की वैल्यू बराबर होगी डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी। साम्य अवस्था को दर्शाती है और साम्य अवस्था के लिए आवश्यक शर्त है उत्क्रमणीयता। लेकिन सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं होते। जैसे कि आप देखो, धातु की एक छड़ है, यदि इसको एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। स्वतः प्रक्रम सदैव एक दिशा में संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है स्वतः प्रक्रम सदैव एक दिशा में संपन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है वो एक दिशा में संपन्न होते हैं, जबकि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो दोनों दिशाओं में चलते हैं। तो ये जो समीकरण है ये समानता को दिखाती है, साम्य अवस्था को दिखाती है और उत्क्रमणीय प्रक्रम को दिखाती है। यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल का मतलब यह है उत्क्रमणीय प्रक्रम, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या अस्वतः प्रक्रम के लिए निम्न समीकरण दी जाएगी ds ग्रेटर देन डी क्यू बटे टी। तो आप दोनों समीकरणों में ध्यान दीजिएगा। ये तो उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए समीकरण है जो कि साम्य अवस्था में है। ये जो समीकरण है अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए है जो कि अस्वतः प्रक्रम है। नेक्स्ट है स्वतः परिवर्तिता एवं साम्य के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन। अब देखिएगा, यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन का अध्ययन करेंगे हम दोनों के लिए, एक तो स्वतः परिवर्तित हो, अपने आप होता हो, और एक साम्य के रूप में। स्वतः परिवर्तित का मतलब होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और साम्य का मतलब होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखो, साम्य अवस्था के लिए सबसे आवश्यक शर्त है उत्क्रमणीयता। साम्य अवस्था में कोई भी प्रक्रम तभी आ सकता है जब वो दोनों दिशाओं में चल सके, उत्क्रमणीय हो। तो उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए हम जानते हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन होता है ds बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी। समीकरण 1 दे दिया। ये तो साम्य अवस्था के लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए है, जबकि अस्वतः प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त है अनुत्क्रमणीयता। और अनुत्क्रमणीयता के लिए जो क्लॉसियस की असमानता है हमने अभी अभी पढ़ी है, वो होता है ds ग्रेटर देन डेल क्यू बटे टी। ये समीकरण 2 है। तो ये जो चिन्ह है ये असमानता का चिन्ह है, ये स्वतः प्रक्रम के लिए आता है या अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए आता है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, यदि समीकरण 1 व 2 को मिला दिया जाए तो समीकरण 1 2 मिलकर के 3 इस प्रकार से आएगी ds ग्रेटर देन या इक्वल डी क्यू रिवर्सिबल बटे टी। अब देखिएगा, इस समीकरण में ये जो बराबर का चिन्ह है ये तो साम्य अवस्था के लिए है, साम्य अवस्था के लिए चिन्ह या उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए है, जबकि ये जो निशान है ग्रेटर का या असमानता का, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए है, या हम कह सकते हैं स्वतः प्रक्रमों के लिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और इस समीकरण में हम डी क्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ये जो डी क्यू की वैल्यू है समीकरण 3 में रखेंगे, इधर टी को इधर ले जाएंगे, टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी डी एस, और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू समीकरण 4 से ले लेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी टी डी एस इक्वल एंड ग्रेटर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इन दोनों डी यू और डी डब्ल्यू को इधर की तरफ ले आएंगे तो समीकरण 5 आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह है ये तो साम्य अवस्था के लिए है, और जो असमानता का चिन्ह है वो स्वतः परिवर्तन के लिए होगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिएगा, हमने अब तक थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि डी ई बराबर होता है सी बी डी टी।
डीई के इस मान को निम्न समीकरण में रखने पर, ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू, और इसमें जब डी का मान रखेंगे हम और डी क्यू का मान रखेंगे और डी डब्ल्यू का मान रखेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगी। देखो हम जानते हैं डी क्यू बराबर होता है टी डी एस, डी ई बराबर होता है सी बी डी टी और डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी बी। इस टी को इधर ले आएंगे हम तो ये आ जाएगी डी एस बराबर सी बी बटे टी डी टी प्लस पी बटे टी डी वी। समीकरण 1 आ गया। ये समीकरण 1, चूंकि आदर्श गैस ले रहे हैं हम, अतः आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी बराबर एन आर टी। पी वी बराबर एन आर टी से पी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो पी का मान आ जाएगा एन आर बटे बी, टी से टी कट ही जाएगा। यहाँ पर जो बी का मान आएगा, ये सॉरी पी का मान आएगा वो आएगा एन आर टी बटे बी, तो टी से तो टी कट जाएगा। देन हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2, डी एस बराबर सी बी बटे टी डी टी प्लस एन आर बटे बी डी बी, ये समीकरण आ जाएगी। देन हम ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी जो है वो फलन है ताप और आयतन का, अतः इस इक्वेशन का पूर्ण अवकलन करने पर तो ये समीकरण आ जाएगी 3। अवकलन करने पर हम जानते हैं डी एस बराबर डेल एस बटे डेल टी होल बी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल बी होल टी डी बी। समीकरण 3 आ गई। अब समीकरण 2 की समीकरण 3 से तुलना करेंगे तो ये जो दायां भाग है वो होगा डेल एस अपॉन डेल बी होल टी बराबर एन आर बटे बी। समीकरण 4 आ गई। समीकरण 4 का जो दायां भाग है इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। इसका मान धनात्मक होगा अर्थात कोई भी समता, इसका मान जब धनात्मक होगा तो बाएं वाली राशि का मान भी धनात्मक होगा। इसका अर्थ यह है कोई भी समतापी प्रक्रम में यदि आयतन में वृद्धि की जाए तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अब जो समीकरण 2 है उसका 2 निश्चित सीमाओं में समाकलन करने पर ताप T1 से T2 और आयतन B1 से B2। समीकरण 2 का जब हम निश्चित सीमा में समाकलन करेंगे T1 से T2 और B1 से B2, जहाँ पर CB तो एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी डेल एस बराबर CB लॉग T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉग B2 अपॉन B1। ये वाली समीकरण आ जाएगी डेल एस बराबर CB लॉग T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉग B2 अपॉन B1। समीकरण 5। यहाँ पर ये जो एंट्रोपी परिवर्तन है ताप व आयतन के फलन के रूप में है। यदि इसी एंट्रोपी परिवर्तन को ताप और दाब के फलन के रूप में निकालना चाहे तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे। हम ये भी जानते हैं कि डी एच बराबर होता है सी पी डी टी, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं डी एच बराबर सी पी डी टी होता है। नेक्स्ट जो है समीकरण डी ई बराबर डी एच माइनस पी डी बी माइनस बी डी पी से डी ई का मान इस समीकरण में रखने पर। अब सवाल आता है कि साहब ये समीकरण कहाँ से आई, डी ई बराबर डी एच माइनस पी डी बी माइनस बी डी पी, ये समीकरण कहाँ से आई। तो देखो इस समीकरण के लिए हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का एक मूलभूत इक्वेशन है H बराबर ई प्लस पी बी। इसका पूर्ण अवकलन करेंगे तो डी एच बराबर डी ई प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी। अब इसमें से डी ई की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो ये दोनों डी एच की तरफ चले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो डी ई बराबर डी एच माइनस पी डी बी माइनस बी डी पी। तो इस समीकरण से डी ई का मान हम ज्ञात करके ये वाली समीकरण में रखेंगे। समीकरण कौन सी है, डी एस बराबर 1/T डी ई प्लस पी बटे टी डी वी में डी ई का मान रख देंगे हम, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डी एस बराबर 1/T डी एच माइनस बी अपॉन टी डी पी। इस समीकरण को हम 6 दे देंगे। नेक्स्ट समीकरण 6 में डी एच की वैल्यू रखने पर, और डी एच की वैल्यू हम जानते हैं होती है सी पी डी टी, तो हम वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 7 आ जाएगी डी एस बराबर 1/T सी पी डी टी माइनस बी/T डी पी। आदर्श गैस के समीकरण पी बराबर एन आर टी से बी का मान बी/T का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो देखो आप पी बराबर एन आर टी, इससे
ये जो b बटे टी का मान निकालेंगे तो p इधर आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा b बटे टी बराबर एन आर बटे, ये इधर देखिएगा b बटे टी की वैल्यू आ जाएगी एन आर बटे पी। देखिएगा इस t को इधर ले जाएंगे तो b के नीचे आ जाएगा, p को इधर ले जाएंगे तो एन आर बटे एन आर के नीचे आ जाएगा, तो ये समीकरण आ जाएगी। इस b बटे टी की वैल्यू हम समीकरण 7 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 8 आ जाएगी, डी एस बराबर सी पी बटे टी डी टी माइनस एन आर बटे पी डी पी, समीकरण 8 दे दिया। अब देखिएगा हम ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार एंट्रोपी ताप व आयतन का फलन है उसी प्रकार एंट्रोपी ताप व दाब का भी फलन है। तो इस माना कि एंट्रोपी फलन है ताप दाब का, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर समीकरण ये आई, डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल टी होल पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी होल टी डी पी। इस वाली समीकरण की तुलना करेंगे हम समीकरण 6 से, तो हमारे पास समीकरण 8 से तुलना करेंगे इसके दाएं भाग की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल एस अपॉन डेल पी होल टी बराबर माइनस एन आर बटे पी, और ये हमारे पास समीकरण आ गई 9। समीकरण 9 का जो दायां भाग है वो ऋणात्मक है, और दायां भाग ऋणात्मक इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये वाला भाग इसका मान भी नेगेटिव होगा, अर्थात स्थिर ताप पर यदि किसी तंत्र का दाब बढ़ाया जाए तो एंट्रोपी का मान घटता है, एंट्रोपी के मान में कमी आती है। अब समीकरण 8 का यदि निश्चित सीमाओं में समाकलन किया जाए तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। समीकरण 8 का T1 से T2 तथा P1 से P2 सीमाओं में समाकलन किया जाए तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डेल एस बराबर सी पी एल एन T2 अपॉन T1 माइनस एन आर लॉग P2 अपॉन P1। थैंक यू।